नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम हैं हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक महत्व तो रहा ही है, लेकिन तेलंगाना आंदोलन में भी इसका एक ख़ास स्थान रहा है। यहाँ के नौजवानों ने बहुत उत्साह के साथ इस तेलंगाना मूवमेंट में शरीक किया। लेकिन आज इस जगह पर हम इस चर्चा को इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में यानी पूरे आंध्र प्रदेश में एक ख़ास परिस्थिति में इस बार चुनाव होने जा रहा है, जब 2 जून को इस आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य हो जाएंगे, जिस राज्य की मांग को लेकर इस यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा है। इस बंटवारे के साथ ही न सिर्फ भौगोलिक सीमाएं बदल जाएंगी, बल्कि तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे, और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों की एक तरह से हम कहें कि भाग्य और किस्मत भी इस समय दांव पर लगे हुए हैं। तो क्या है राजनीतिक दलों की राय, क्या है यहाँ के नौजवानों की राय? आज हम यहाँ पर नेताओं और नौजवानों के बीच बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे। शुरुआत करते हैं अपने सरोकार की। और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता आनंद भास्कर रोपुलू साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं प्रकाश रेड्डी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ टीडीपी के नेता हैं डॉक्टर के लक्ष्मी नारायणन, आपका भी बहुत स्वागत है। टीआरएस के नेता हैं नरसिम्हा रेड्डी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर किंगसुक नाग हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से जानना चाहूँगी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा दावा कर रही है कि दरअसल इस स्टेट के बंटवारे का श्रेय हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने ही जो है वादा किया और हम ही ने इसको पूरा किया, बाकी सब तो कुछ करते नहीं रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने अवसरवाद की राजनीति नहीं की? क्या आपको नहीं लगता है कि जब कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर होने लग गई तब आप लोगों ने एक नया गेम चला? अमृता जी, वास्तविकता आपके प्रश्न में जुड़े सो पदों का अंदाजे से बहुत दूर है। ये तो ऐतिहासिक प्रदेश है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये उस्मानिया विश्वविद्यालय जब तेलंगाना महोद्यम जारी थे तब एक कल्लोलित प्रांत जैसा हो गए थे, और कोई भी ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ रहना और वो उद्यम में शामिल होना इतना मुश्किल हो गया कि जीना बहुत दिक्कत वाली दिनों जैसे हो गया था। और कांग्रेस का हमेशा तेलंगाना बंटवारे का, तेलंगाना मुद्दे को देखने का तरीका ही एक प्रत्येक कोण से चलते रहा। आप कृपा करके एक अंश को मैं प्रस्तावन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। 13 साल से कांग्रेस अधिनेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस कार्यकारिणी कितना क्रम एक एक मुद्दे के बाद एक अंश को लेकर के कितना क्रम और कितना विधान प्रकट रूप में कितना क्रमशिक्षण से वो चलाते आया और कितना बढ़ते आया। एक कदम हमेशा आगे ही बढ़ते आया, मगर कभी भी पीछे हटे ही नहीं। लेकिन आनंद भास्कर साहब, आप कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ते गए, आपके रहते हुए बड़ा विकास हुआ, लेकिन आपकी स्थिति कमज़ोर होती गई। और आज स्थिति ये है कि जो पार्टी बार बार दावे कर रही थी, टीआरएस की मैं बात कर रही हूँ, जो पार्टी बार बार दावे कर रही थी कि अगर तेलंगाना का बंटवारा हो जाएगा वो आपके साथ आ जाएगी, आपके साथ विलय कर लेगी, वो भी आज आपके साथ खड़ी नहीं है। तो आपको तो न माया मिली न राम। अमृता जी, हम तो हमेशा जनता से जुड़ के जनता की आकांक्षा मन में रखते हुए हमारा कार्याचरण, हमारा चुनाव प्रणाली हम सामने रखते हुए हमारा विधान क्रम के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये आज की नहीं, हमेशा ही हमारा जो सिलसिले थे और जैसा हम चलने वाले थे ऐसे ही चलने के लिए कोशिश किया, मगर किसके बोझ के, किसके सहारे से, किसकी वो सपोर्ट जो जहाँ से जितना कोऑपरेशन मिलना है, सकारात्मक ढंग से वो लोग जुड़ के आना है, उसके लिए हम कभी देखा भी नहीं। ये महोद्यम को हम दूसरे ढंग से देखा था। आप कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से चलते रहे, चाहे कोई साथ आए या ना आए, लेकिन आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोग ने तो एक तरह से कहें राजनीतिक अनैतिकता की अनोखी मिसाल पेश कर दी। आप लगातार दावे करते रहे, वादे करते रहे, और जब मौका आया कांग्रेस का साथ देने का तो आप उससे छूटकर अलग हो गए। यहाँ तक कि आपके नेता तो कई बार ये भी कहते हैं कि हाँ भाई, हम चुनाव बाद बीजेपी को भी समर्थन देने में पीछे नहीं हटेंगे। असल में तो
हम पार्टी विलीन करने का वायदा तो किए नहीं। हमने कहा है बच्चे मर रहे हैं, 1500 करीब 1500 नौजवान लोग जो है आत्महत्या कर लिए हैं। आपने कभी वादा नहीं किया कि पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में? वही तो बोल रहे हैं ना, सुनिए, वायदा किस टाइम पे करे, बच्चे मर रहे हैं। हम बोले क्यों भाई, ये तो हमारा ज़रूरत पड़े तो हमारा पार्टी आपके पास विलीन करेंगे। तेलंगाना तो जो बोले वो तो नहीं। 1924 में हमारा जो है 64 में हमारा साथ समझौता करे, समझौता करके हमारे साथ 2004 में समझौता करके दोनों दिल्ली में गली में दोनों सरकार बना लिए। फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भाषण भी कराए तेलंगाना देने का, और बाद में ये लोग मुकर गए, तेलंगाना नहीं दिए। इसके वजह से बच्चे मायूस होकर आत्महत्या कर लिए। जब हमने बोला ये तुम लोग क्यों जिद कर रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं, वायदा किया हमारे साथ अलायंस करे, अलायंस करके आप मुकर जा रहे हैं, हमारा बच्चा मर रहा है। सवाल ये है नरसिम्हन राव जी कि आम जनता को क्या मिला, क्या बदलाव हासिल करने जा रही है आम जनता, क्या आप उसको देने जा रहे हैं? कई बार जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी राजनेता को ये महत्वाकांक्षा हो गई कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर तेलंगाना का बंटवारा हो जाएगा, और उस मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में उसने राज्य को विभाजन की हद तक ढकेल दिया। वो तो शायद हर पार्टी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश रखता है, पॉलिटिकल पार्टी। इसी वास्ते हम लोग आंदोलन ये पार्टी बनाए, मुख्यमंत्री बना, सरकार बने, जनता को सेवा करने के लिए सरकार में रह के सेवा करना चाहते हैं। हर पार्टी वही कोशिश करता है। मगर ये आंदोलन सरकार के वास्ते आंदोलन नहीं बनाया गया, ये आंदोलन नाइंसाफी हुआ है। 60 साल से हमारे साथ नाइंसाफ हुआ, पानी में नाइंसाफी हुआ, नौकरियों में नाइंसाफी हुआ, हमारा फाइनेंस भी, हमारा जो इनकम बिल जाके आंध्रा में खर्च किया जाता था, हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता था। आप जो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में देखने को मिला था, लेकिन मैं टीडीपी से जानना चाहती हूँ आप लोग किसकी तरफ है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कभी आप कहते हैं कि आप तेलंगाना बनाने के पक्ष में हैं, कभी आप कहते हैं कि आप विरोध में हैं, तो ये समझना अभी भी बहुत मुश्किल रहा कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं। There is no ambiguity whatsoever. We were very clear when we gave the resolution and letter in 2008. Telugu Desam Party was very clear. We are for both Telangana and Andhra. Both the things. We are the party which consistently stood it. But the question is the way it has been handled by the Congress and the central government. That we have questioned. लेकिन आपने फिर सपोर्ट क्यों किया? आपको तो विरोध कर देना चाहिए था कि तेलंगाना ना बनाया जाए, लेकिन आपने स्पष्ट ही नहीं किया अपनी स्थिति को कि आप किस तरफ हैं। आप तो राज्य को एक करने की मुहिम छेड़ते रहे और पीछे से ये भी कहते रहे कि हाँ हम तेलंगाना के भी पक्ष में हैं। अमृता जी, we should keep it in mind that India is a federalistic nation. There are states, there are center. When we are dividing a state, we should be in a position to do justice to both the states, so that subsequently there will not be any animosity. Both the states should be, as you said, both the states should be in a position to survive. There should be a mutual cooperation between center and state, between the state. That is what we said. The way you are doing, you are all along keeping under the fag end of your tenure in the last 6 months. Is it the way to do? नो, लेकिन इससे पहले भी कई बार आपके पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। इस 6 मंथ्स की बात अलग बयान का नहीं है, एक बात है। We are for Telangana and Andhra Pradesh. But the question is how we are doing it. That's the only thing. The way it has been. ये चंद्रबाबू नायडू 7 तारीख को ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया और केशव रोशैया साहब उसमें तेलंगाना को सपोर्ट करने को बोले। 8 तारीख को बोले तुम्हारे में दम है तो तीर्मान रेजोल्यूशन रखो, हम सपोर्ट करते बोले। 9 तारीख को चिदम्बरम साहब पार्लियामेंट में अनाउंस किया तेलंगाना प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे बोले तो एकदम मुकर गए। ये चिदम्बरम मद्रास वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों मिलकर स्टेट को डिवाइड करते क्या बोल के सुबह सब पीआरपी को, सीमांध्र कांग्रेस को और टीडीपी सब लोग रिजाइन करके गवर्नमेंट को थ्रेटन किए, तुम अगर तेलंगाना दिया तो तुम्हारे गवर्नमेंट गिराएंगे बोल के ये लोग थ्रेटन किए। उसके वजह से कांग्रेस पीछे चले गया, तेलंगाना डिक्लेयर करने का कांग्रेस पीछे चले गया। पीछे जाने के बाद 4 साल हो गया, फिर बच्चे मर गए, 1500 बच्चे मर गए,
नौजवान लोग मर, निशान रेड्डी बोल के यही एक आत्महत्या करके यहाँ एक बच्चा स्टूडेंट मर गया, ऐसा कई बच्चे मर गए तो चंद्रबाबू की वजह से। चंद्रबाबू कंस्टिट्यूंट तेलंगाना के फेवर में नहीं है, हमेशा खिलाफ। बड़े सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं एक जी। It is the mishandling of the Congress. Their own chief minister doesn't know, he comes from Delhi in the evening. अगर ये मिसहैंडलिंग थी, अगर ये मिसहैंडलिंग थी तो आप कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर उनका विरोध करते, आप उनके समर्थन में खड़े रहे लगातार, क्यों? No, it's not. It is not. It is a game plan of which we don't want to support YSR Congress. YSR Congress was there. No, why they have taken a decision? They are depending on both TRS and YSR. The Congress game plan was that. That's what we are telling from the beginning. It is their game plan. TRS ने नो कॉन्फिडेंशियल मोशन रखा गवर्नमेंट का, चंद्रबाबू विप दिए, कोई नो कॉन्फिडेंशियल खिलाफ। यही मैं सवाल, यही सवाल कि आप गिरा दिए होते सरकार को, क्यों आप उसके पक्ष में खड़े रहे? Government is elected for 5 years. In 2011, we have given this thing no confidence. How many times we know? We don't want to know the game plan of Congress. Their own Congress people, MPs have said our high command is doing in such a way that in there they are taking the help of YSR Congress and here TRS, and they are destroying their own organization. Number of times all the MPs, all the union ministers are telling. देखिए आप चाहे अपनी जितनी सफाई दें, लेकिन जो पब्लिक है, जो जनता है, जो यहाँ के नौजवान है, वो यही समझना चाहते हैं दरअसल आप किसके साथ हैं। लेकिन मैं बीजेपी के नेता से भी जानना चाहती हूँ, बीजेपी बार बार अपने वादे करती रही है कि हम छोटे राज्य के पक्ष में हैं, राज्य के बंटवारे के पक्ष में हैं, लेकिन बार बार वो ये सवाल भी खड़े करती रही है कि कांग्रेस ने जो बंटवारा किया वो गलत किया। अगर कांग्रेस ने बंटवारा गलत किया तो आप पार्लियामेंट में जिस तरीके से इस बिल को पास कराया गया उस समय खड़े होकर विरोध कर सकते थे, उस समय आप इस बिल को पास करने से रोक सकते थे। अगर वो तरीका अनैतिक था तो आप नैतिक तरीके से अपनी सरकार बनाते और बिल को पास कराते। आप लोगों ने भी अपनी सिरदर्दी छुड़ा ली कि किसी तरह से यूपीए के मत्थे फूटे, ये सब कुछ। नहीं, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस पार्टी ऐसा लगाए, बिल ऐसा पार्लियामेंट में दूसरा गलती रास्ते पे लगाए, अलग बात है, चर्चा अलग, दिस अ डिफरेंट इशू एंड डिफरेंट डिस्कशन। व्हेन द कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट, इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द बिल and see that the Telangana state is formed. The Andhra Pradesh state is bifurcated into two by act in the parliament. That's the only way of dividing the state. At that time अपना सुषमा जी तो बार बार कहे, हैदराबाद में कहे, पूरा तेलंगाना प्रांत में कहे कि we are for the separation of the state in both the state, Telangana and Andhra, Seema Andhra. So we have supported, accordingly we have supported the bill in the Lok Sabha and even we have supported in the Rajya Sabha. There is nothing wrong in supporting the bill in the Rajya Sabha or Lok Sabha, and we were for the separate small states. अगर आपने, देखिए सवाल तो बार बार ये उठेगा ही कि अगर आपने सपोर्ट किया तो आप अनैतिक चीज़ का सपोर्ट क्यों कर रहे थे, और अगर आपने सपोर्ट किया तो आप उस पर डटे रहिए कि आपने सपोर्ट किया और ये ठीक था। अगर आप इसे ठीक नहीं मानते थे तो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हम किंशुक जी के पास आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वी हैव सपोर्टेड द फूड सिक्योरिटी बिल। एट दैट टाइम वी हैव गिवन 300 amendments in the food security bill, but the government of India denied to amend within the parliament. They have denied to amend even single amendment. But at that time our Sushma Swaraj ji specifically said we are going to form the government in 2014 and we will bring a good law in Food Security Act and we will introduce the bill, and however we are coming and we have the same statement Sushma ji gave in the Lok Sabha that they let the state form, the Telangana state is formed and Seema Andhra state is formed. After that, however we are coming into the power, we will take care of both the states, Seema Andhra and Telangana. There is no point discussing दल के लोग हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्य बात इसमें यह है कि स्टेट का बंटवारा हुआ और इस स्टेट के बंटवारे से आम लोगों को क्या फायदा हुआ, राजनीतिक रूप से क्या फायदा हुआ, आर्थिक रूप से क्या फायदा हुआ, उनके सामाजिक उत्थान के रूप से क्या फायदा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे, आपके पास भी आएंगे। और ये भी कि अब तक जो राजनीतिक पार्टियों का रुख रहा है उससे एक ही बात समझ में आती है कि सब अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल चुनाव के वक्त में जनता के पास जाने का है, वोट हासिल करने का है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ और ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आप ही के पास आऊंगी कि जनता से आप वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या ये अवसरवाद की राजनीति है जिसके तहत राज्य का बंटवारा तो कर दिया गया, लेकिन आम जनता के हाथ क्या लगा। किंशुक साहब,
सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जिस आम जनता की भलाई के नाम पर, जिस पिछड़े हुए राज्य की भलाई के नाम पर इस बंटवारे को किया गया, उसे कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ? उससे कुछ हासिल होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 1969 से ये पीपल का डिमांड है कि तेलंगाना स्टेट हो। अभी तो स्टेट बना है, इनफैक्ट 2 जून को बनेगा। उसके बाद ज़रूर फास्टर डेवलपमेंट होगा तेलंगाना में, और तेलंगाना के जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। तेलंगाना जो पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, उसका डेवलपमेंट होगा। तो आप इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी तरह से ही फ़ायदा है, जो पावर है ये हायर कास्ट सोसाइटी, हायर कास्ट के लोगों के पास है। जैसे आपने स्टेट को डिवाइड कर दिया तो लोअर कास्ट के लोगों को भी पावर में आने का मौका मिलेगा। किंशुक साहब, आप ये बताइए कि कितनी पार्टियों ने लोअर कास्ट के लोगों को टिकट दिया है, कहाँ पे टिकट मिला है, मुझे ये बता दीजिए बस। जो आप बोल रहे हैं मैं मानता हूँ, पर नीचे से प्रेशर आएगा, वो होएगा। अभी तो नहीं हुआ ना। अभी तो यहाँ पर बैठी हुई जो जनता है और इस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो आंदोलन में शरीक हुए, वो जरूर ये सवाल पूछेंगे ना कि क्या उनका आंदोलन इसलिए था कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, जिनके उत्थान की, जिनके सामाजिक उत्थान की बात करते हुए ये बंटवारा किया गया, उनका क्या मिला, उन्हें क्या हासिल हुआ? वो पूछ रहे हैं, वो प्रश्न वो पार्टी का तरफ से तो 55% वीकर सेक्शन को दिए, 45% अदर कास्ट को दिए। हम सामाजिक तेलंगाना के फेवर में हैं हम लोग। तो आप सामाजिक तेलंगाना के फेवर में हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और उभारने के फेवर में। पॉलिटिकल पार्टी अपना अस्तित्व बचाए नहीं तो क्या करेगा, छोड़ेगा क्या? अपना अस्तित्व को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तो काम करना ही पड़ेगा। Madam, you have to see the Telangana issue not only in the political perspective, you have to see the sentimental and incompatibility between Andhra and Telangana. Because Simandra and Telangana, Simandra was a state of Andhra up to 1956 and Telangana was a separate state. These two states merged in 1956 and previously also up to 1956 Telangana was ruled, and up to 1948 Telangana was ruled by the Nizam and the Simandra was ruled by the Britishers for two centuries. It was ruled by Britishers. This area was ruled by the Nizam. So there was an incompatibility, and there is an incompatibility between these two states. It is an issue of sentiment. It is an issue of different cultural differences, and it's the cultural differences. There are some cultural differences. सेंटिमेंट की बात जब आप कहते हैं तो ज्यादातर आरोप आप नेताओं पर ही लगता है कि आप लोगों ने सेंटिमेंट्स को भड़काया। अदरवाइज श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है आनंद भास्कर साहब कि पिछड़े हुए इलाके रायलसीमा में भी हैं और सीमांध्रा में भी हैं, पिछड़े हुए इलाके तेलंगाना में भी हैं, और आपकी सरकार यूपीए सरकार ने 1900 करोड़ रुपए तेलंगाना में जो 9 जिले हैं उनके विकास के लिए दिए। उन सब चीज़ों का क्या असर हुआ? अगर कोई असर नहीं हुआ तो फिर ये बनाने से क्या हो जाएगा? अमृता जी, तेलंगाना मुद्दा सिर्फ सरकारी कामकाज में जो मिल रहा है वो विकास के अंदाज़ा लगा लेके हम तेलंगाना मुद्दे को समझने का बहुत वो अन्याय हो जाएगा। तेलंगाना मुद्दा जो है ये भावोद्वेग का है, वो स्वाभिमान का है, वो आत्माभिमान का है, वो स्वयं पालन का है, वो प्रजातंत्र की, गणतंत्र की कांक्षा है। ये कांक्षा परंपरा में एक एक पीढ़ी कम से कम 5 पीढ़ी, 60 साल से 5 पीढ़ी तेलंगाना प्रत्येक राज्य बनना बोल के अंकित है। उसके साथ ही साथ 2009 दिसंबर 23 के बाद क्या हुआ, कितना हुआ, और केंद्र में जो केंद्र के ऊपर कोस्टलांध्र रायलसीमा नेतागण से, हर एक पार्टी का नेतागण से कितना दबाव हो गया। कितना दबाव होने के बाद पूरा तेलंगाना की जनता को जो महसूस हुआ कि ये मुद्दे तो पीछे होने वाला है, इसीलिए पूरा तेलंगाना जनता, हर एक श्रेणी का, छात्र मिले, उद्योगपति मिले, उद्योग वाले मिले, उपाधि वाले मिले, कृषक मिले, कार्मिक मिले, महिला मिले, सब इकट्ठा होकर के तेलंगाना प्रत्येक राज्य बनाने के लिए महोद्यम निर्माण किया। उसके साथ ही साथ अमृता जी एक मौका तो मुझे भी दीजिए, और कम से कम 1500 नौजवान जो आइंदा भविष्य देखना है, वो जो भविष्य में वो लोग भी शामिल होना था, वो लोगों का त्याग हो गया। ये सब देखने के बाद हमारी कांग्रेस अधिनेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी जितना महोन्नत मातृ हृदय से वो ये महोद्यम को देखने के बाद मैं जो बोलना है, ये मरने का कौन कारण है? बीच में कांग्रेस पार्टी कारण है। कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी डिले करने की वजह से कितने लोग एक बात मुझे भी बोलने दीजिए। 2000
वर्ष से कांग्रेस पार्टी कितना नियम से, कितना नीयत से तेलंगाना को प्रत्येक राज्य बनाने के लिए कोशिश में है, सबको मालूम में है। आप जैसा बोले तो वैसा चलने का नहीं है। पब्लिक के सामने है, जनता के सामने है, मतदान का नजदीक में है, मतदान होने वाला है। मतदान होने के बाद जो जो नतीजे निकलते हैं वो सब उसके अंदाजे से हम आनंद बाकर जी पूछना चाहता हूं, अमृता जी, एक बात मैं बोलने के बाद और आप टीडीपी के दबाव में उस समय नहीं इस बिल को ले आ पाए। मेरा बयान होने के बाद वो लोग बीच में आ सकते हैं। ये तो चर्चा है, मतदान का थोड़ी होता है। 369 people are तेलंगाना सोनिया जी का क्या पात्र है और हर एक को क्या क्या पात्र है ये सब मानते हैं। और 2000 साल के बाद 2004 में क्या हुआ, और 2004 के बाद 2009 में क्या हुआ, और 2013 में क्या हुआ। 2013 जुलाई 30 के बाद जो राज्यांग विधान संविधान प्रकटन हो गया, वो संविधान प्रक्रिया शुरू हो गया, उसमें तो ये उद्यम पार्टी का रास्ता और आस्था है ही नहीं। वही उद्यम पार्टी का अधिनेता खुद ब खुद उनका जबान से बोला और वो लोगों को जो जबान का नीयत है ही नहीं, वो जबान से वो जो बात बोलते हैं वो उसके ऊपर निर्भर होते ही नहीं। वो लोग क्या है, देखिए आप बार-बार ये आनंद भास्कर साहब, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे और दूसरे पैनलिस्ट हैं और यहाँ जनता भी है। मैं चाहती हूँ कि जनता, आप जो दावे कर रहे हैं वो जनता से सवाल ले लेते हैं, जनता ने किस तरह से उसे रिसीव किया, क्या उसके मन में आप जो बातें कह रहे हैं वो ठीक तरीके से पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तमाम नेता कह रहे हैं कि दरअसल तेलंगाना का मुद्दा स्वाभिमान का मुद्दा था और उसको राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक इश्यूज से मत जोड़िए। आप लोग के लिए सिर्फ स्वाभिमान का मुद्दा था या इससे ज्यादा था? So my question is to all the politicians. The first question is, whatever the claiming you are making that the Telangana has been formed just because of Congress, BJP and this Telugu Desam, it is not merely because of you people. This is because of the major role played by the Osmania University students. And the thing is, that's what I have told. And what was your demand? Yes, my demand is, my demand is, महोद्यम के वजह से हो गया बोल के हम बोल रहे हैं। My demand is, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं तो दूसरा पार्टी किया बोल के हम बोल रही नहीं। Okay, नौजवान का डिमांड सुन। Congress has taken almost 14 years. That cost is almost 1200 students. So here so many students have died just because of the delayed decision. And the number two, whoever demanded Telangana and majorly students only for the sake of unemployment. So now KCR is saying that he will regularize with one signature all the contract employees. How could it be done? We have been studying almost years together to get a job, and if you regularize the private employees with a one signature, how could it be justice to us? Very valid question, sir. आप जवाब दीजिए। What is the basis to get this? इसका बताते सुनो। अभी जो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा, तेलुगु देशम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टीचर को, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर को, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर को सब कॉन्ट्रैक्टिज्म करके ये एक्सपेरिमेंट चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू अमेरिकन सिस्टम को एक्सप्लॉइट किए। एक्सपेरिमेंट चीफ मिनिस्टर ये अमेरिका के दबाव में आके यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया, इसके वजह से वो लोगों के साथ एक्सप्लॉइट हो रहा, उनको रेगुलराइज करेंगे। ये अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है नौकरी देने का यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आंध्रा डिवाइड होने के बाद आंध्रा वाले आंध्रा को जाएंगे, तेलंगाना में तेलंगाना। ये जो वैकेंसीज आएंगे ये नौजवानों के लिए सरकार में मिल जाएगा। लेकिन सवाल अमृता जी, नहीं एक सवाल, जबान की नीयत नहीं है, उनका वादे का परवाह मत करो। जब भी कभी भी उनके वो वादे के ऊपर निर्भर नहीं होते। बाद में पूछेगा मैं लिख के दिया क्या बोल के पूछेगा। वो लोगों की बात सुन लेते हैं। I will answer to my young friends. Just 3 months back, when the Andhra Pradesh government announced for the excise constable post, 1 lakh engineering graduates applied for 1000 excise constable posts. If this is the situation created by the UPA government, this situation is created by UPA government all over the country. It is not the question of Telangana or Andhra. Even the unemployed of Andhra is suffering, unemployed of Orissa are suffering, unemployed of Maharashtra are suffering, unemployed from Karnataka are suffering. It is the question of generating employment by creating the production side and service sector. You have to develop the employment. This is why I am telling you. Yesterday one constable came to me.
He studied MA Economics from Usmania University. He's working as a constable. I asked him, why you are working as a constable after studying MA Economics? I have no option, sir, except going for a constable post. No, If this is the fate of this country, if this is the which is claiming Chandrababu Naidu has done, it is the 1991 the Congress government which has brought the reforms. Because of the reforms, every state government has said the same thing. It is not new here. Everywhere it has been done. लक्ष्मी नारायण Is it necessary? साहब, हैदराबाद को हैदराबाद बनाने और इसको इतना मशहूर सिटी बनाने में तो आपके नेता का योगदान ज्यादा माना जाता है। चंद्रबाबू ने किया बोला तो गलत है। चंद्रबाबू ने तेलंगाना को सत्यानाश किया है। Everybody knows what he has done. बात कर रहे हैं। You also know by heart of heart. Harsivareddy also knows by heart. He knows what he is talking. Heart of heart he knows it. Claiming वो लोगों का जो मुद्दे है हम बना के रखे बोल के बोला है वो सिर्फ आंकड़े का है, वो सिर्फ निशानी का है, वो सच में है ही नहीं, वास्तव में इस्तेमाल का चीज ही नहीं है। The Usmania University, one of the biggest universities in this country, but there are 500 vacancies are there in Usmania University. There is no teaching staff. This university is running by academic staff members. Contract basis. This was created by the. This is happening all over India. All over India. This is not new. But एक सवाल मेरे दिमाग में है जो इन्होंने पूछा ऑल ओवर इंडिया में इतना स्टेशन नहीं है। इतना स्टेशन नहीं है। यहाँ स्टेशन है, यहाँ क्यों रेगुलराइज नहीं कर रहे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। यहाँ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? अब आपको मौका मिला है। आप दावा कर रहे हैं कि आपने लोगों के वादे पूरे किए हैं। अब देखते हैं अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस तनाव में और जिस टेंस माहौल में दो राज्यों का गठन हो रहा है, दोनों राज्यों के लोगों के काम का इशू बहुत बड़ा है, रोजगार का इशू बहुत बड़ा है। जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी और जिन्हें रोजगार चाहिए उनके लिए भी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो लोग इच्छुक हैं यहाँ पर काम करने की, उनकी हिफाजत कैसे की जाएगी? देखिए, यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है 10 साल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया इसी एप्रीहेंशन के लिए। हाँ। तो मेरे को लगता नहीं, अब इलेक्शन का माहौल है, उसके सब भाषण दे रहे हैं, जैसे हमारे भाई यहाँ पे चर्चा में भी भाषण दे रहे हैं। इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा, दो सरकारें आ जाएंगी, एक सरकार यहाँ, एक सरकार वहाँ पे, दोनों सरकारें डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और दोनों स्टेट को फ़ायदा होगा। सीमांध्र में भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा और तेलंगाना में भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो इसके बारे में हमको चिंता नहीं करने का। बहुत सारे टीथिंग प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे, यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ जाएंगी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ आए, पर मेरे को लगता है ये एक आध साल में सब खत्म हो जाएंगे और जो लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट हो जाएंगे और लोगों के भला के लिए काम करेंगे। लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हैं, जितने आप पॉजिटिव हैं, जितने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्या यहाँ की जनता भी उतनी ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है? एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ, वो बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं जी। तेलंगाना का मुद्दा ये आप जन कर रहे हैं ना, तेलंगाना के लिए पानी का और रोजगारी का और सेल्फ रिस्पेक्ट का मान रहे हैं ना। तेलंगाना मैं लेके आया बोल के टीआरएस वाले बात कर रहे हैं, तेलंगाना मैं दिया बोल के कांग्रेस भी बात कर रहे हैं। हम नहीं तो तेलंगाना नहीं बनता बोल के बीजेपी बात कर रहे हैं। इतनी सालों कई को हुआ था इसके वास्ते 1500 बोले तो 1500 या 1600 इतने जन मरने के बाद देने का टाइम क्या है इसमें? और एक अब तेलंगाना बन गया बोल के हम लोगों को सारे हमारे से तमाशा उड़ा रहे हैं आप। 10 साल का कॉमन कैपिटल में और ये गवर्नर का 10 साल का एम्प्लॉयमेंट में, रोजगारी में, वो पूरा 10 साल के बाद तेलंगाना बन रहे। अब तेलंगाना नहीं बना था, जून 2 पे भी नहीं हो रहा था और इससे बड़ा ज़्यादा है बोले तो पोलावरम की बात से आपको क्या है? तेलंगाना वाले भी बोलना है। आपका बहुत लंबा सवाल है और इसे जवाब देने में भी यहाँ के नेताओं को लंबा वक्त लगेगा। मैं चाहती हूँ एक ब्रेक के लिए रुकूं, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब आप लोगों से लूंगी मैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर तमाम जो हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, आप सब ने उस नौजवान की बात सुनी। नौजवान का कहना कुल मिलाकर जो लब्बुलुआ मुझे समझ में आया वो ये कि सभी अपने अपने लिए क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कि तेलंगाना का बंटवारा कर दिया हमने, जो आपकी बहुत लंबे समय से मांग थी। लेकिन उसका ये कहना है जो इसके बीच में 1000-1500 लोगों की डेथ हो गई, वो उनकी ज़िंदगियां वापस नहीं आ सकती हैं और ऐसी स्थिति में आप लोग
आने वाले जो पीढ़ी है या जो नौजवान हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं? आप लोग बार बार ये कहते हैं लक्ष्मी नारायण जी कि आप लोग जो है दोनों का हित चाहते हैं, सीमांध्र के लोगों का भी हित चाहते हैं और तेलंगाना के लोगों का भी हित चाहते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? We have already very clearly told that we want Samajik Telangana. We have also announced that the BC will be made as Chief Minister. As far as Rozgar, our leader has a lot of plans. We have experience, we have vision to create employment. There are world of opportunities can be created to all these boys, provided you have a moral courage, imagination, what kind of industries we should have, manufacturing, how to develop infrastructure sector. These are the things which our leader is an experienced leader. Therefore, हमारे पास मॉरल करेज क्यों नहीं दिखाई लक्ष्मी नारायण जी? आप लोगों ने वहाँ पे मॉरल करेज क्यों नहीं दिखाई जहाँ पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात थी? आप लोग बीजेपी के साथ क्यों चले गए? आप बार बार बीजेपी के साथ ना जाने की बात करते रहे और फिर बीजेपी के साथ चले गए। I tell you, this Congress in the last 10 years has spoiled the country like anything. It is a rudderless country. आपके नेता ने बार बार कहा, इवन 2012 में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि बीजेपी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आप लोग फिर बदल गए, फिर आप बीजेपी के साथ खड़े हो गए। क्या आपको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का उदाहरण ना माना जाए? It is not political. As situation evolves, as times change, we should be in a position to change for the sake of the country. What is that they have done in the last 10 years? All of you know. What is the corruption level? Even today, FBI has, all the students have read in the newspapers. So what is that? Lakhs of rupees have been looted. Many people are in prison. Some are likely to go to prison. Some are likely to return to the prison. That is the situation in Andhra Pradesh. Therefore, it is an historical necessity. We have to remove this Congress party from the country. Therefore, BJP together we are in a position to do it. लेकिन फिर हम इस सवाल पे आके खड़े हो जाएंगे कि अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरा काम किया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, किरण रेड्डी की सरकार को गिरवा देते। आप लोग उनके समर्थन में क्यों खड़े? About that, I also told Kiran Reddy was joining. In fact, removing Kiran Reddy means that is the game plan of YSR. That is the game plan of YSR. As a political party, we know how to have, when to have the no confidence motion. We are very clear. Whatever we did for the common man. We are for clean government. मैं यहाँ पर YSR का कोई प्रतिनिधि नहीं है। For the depressed classes and marginalized of the marginalized classes. वो तो जेल में था जी, but it is very easy to manipulate from jail. All our friends know it is very easy to manipulate from jail. इल्जाम हमारे ऊपर है। चलिए आप इल्जाम का जवाब दीजिए। अमृता जी, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाना एक ख्वाहिश है, एक शौक है। ऐसा जनता का जो आकर्षण, दृष्टि आकर्षण कर सकते हैं, कांग्रेस के ऊपर कितना एक ना एक दबाव डाल के कुछ ना कुछ निंदा करके जनता का दृष्टि वो लोगों के तरफ बढ़ाने के लिए वो कोशिश जारी है। मगर मुझे एक छोटी सी मौका दीजिए, ये 10 वर्ष में क्या हुआ भारतवर्ष में? आप ग्रेट एनालिस्ट है किंगशुक नाग जी और बहुत सारे वेरी लर्नड गैदरिंग है आपके सामने भी। मैं एक ही छोटी सी आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। मैं ये 10 साल में फूड ग्रेन्स का आउटपुट था 21 करोड़ टन से लेकर के 26 करोड़ टन हो गया। ये विद्युत का उत्पादकता इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1,12,000 मेगावाट से लेकर के 2,35,000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ा दिया। उसके साथ प्लीज नो मिस्टर लक्ष्मीनारायण जी, ये 10 वर्षों में रूरल रोड्स इसके पहले 51,000 किलोमीटर्स का था, अभी 3,90,000 किलोमीटर्स हो गया। और ये 10 वर्ष में हेल्थ के लिए जो जितना फंड थे, इसके पहले 7,000 करोड़ अलाटमेंट होते थे, हमारा अभी तो है 36,000 करोड़ अलाटमेंट है। एजुकेशन फंड अभी बढ़ गया कि 10,000 करोड़ अलाटमेंट से 80,000 हमें कम से कम आंकड़े तो पब्लिक के सामने है, जो विकास मिल चुके हैं, जो पब्लिक के राय में है। और एजुकेशन फंड ये थे अमृता जी 10,000 करोड़ फंड से लेकर के अभी 80,000 करोड़। भास्कर साहब, आनंद भास्कर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो ये इतने सारे आंकड़े गिनाए कि हमने जनता के विकास के लिए ये सब कर दिया, मैं ये जानना चाहती हूँ, पिछली बार 2004 का उदाहरण लें या 2009 का उदाहरण लें, जितनी बड़ी और लंबी चौड़ी सीटें आई
33 सीट जीत के आप लोगों ने UPA 2 सरकार बनवाई। उससे पहले UPA 1 सरकार आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी, मतलब आंध्र प्रदेश के MPO के सहयोग से हम कह सकते बनी। क्या इतने सारे क्रेडिट लेने के बाद यहाँ की जनता, मतलब इतनी सारी जो बातें आप कह रहे हैं कि आपने इतना उल्लेखनीय काम किया, यहाँ की जनता आप पे भरोसा करी है? क्या पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था इस बार आप दोहराने जा रहे हैं? आपको इतना कॉन्फिडेंस है? अमृता जी, जनता का मन में जो है वो विकास कैसा मिल गया, जीवन का स्तर पे जीवन स्थायी कितना कैसा बढ़ गया, वो सबके सब अंदाज़ा लग रहा है। और व्यक्तिगत तौर पे एक एक का चीज़ एक कुछ ना कुछ निंदा हुई है, तो उसका निंदा व्यवस्था के ऊपर, हमारा संस्था के ऊपर होने के नाते कुछ ना कुछ दिक्कतें पब्लिक के मन में है, जनता के मन में है। उसे हम संभालने के लिए, वो पब्लिक के सामने हमारा भी राय बताने के लिए, हमें जो जवाब देना है देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा कितना नियत है, हमारा कितना विधान है, कितना क्रम है, और सरकार चलाने में कितना अनुभवीशीली है, इसके साथ ही साथ कितना प्रजातंत्र है, गणतंत्र, काम, आपका जो उल्लेखनीय काम है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज ही एक इन्हीं के अखबार में मैंने पढ़ा है कि जिसमें सीमांध्रा के लोग कह रहे हैं कि आपके जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सीमांध्रा नहीं आए तो बेहतर होगा। ये आप ही के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ जनता से भी पूछ लेते हैं। जनता, आप लोग जो आनंद भास्कर रोपोलू साहब दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया, सड़क बनवा दिया, बिजली दे दी, रहने का घर दे दिया और तमाम जो विकास के काम कर दिए, उससे दरअसल क्या वाकई यहाँ की जनता संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? मैडम, इन्होंने कहा कि मेरे स्वाभिमान पे तेलंगाना मिला है, क्योंकि जब यहाँ पे तेलंगाना महोत्सव हुआ था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं रात को 12-1 बजे तक यहाँ मौजूद थी। मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई आज आपको किस बात की खुशी है? उन्होंने कहा हमें कुछ खुशी नहीं, हम भी देखने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा आपको फ़ायदा क्या है? बोले हमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन को फ़ायदा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या रोड मैप होगा हैदराबाद डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ मल्टी कल्चरल स्टेट हैं, मल्टी कल्चरल पीपल्स रहते हैं, इंटरनेशनल हब बताते हैं हैदराबाद को। उनके डेवलपमेंट के बारे में पब्लिक को, आम पब्लिक को कोई पता नहीं है। उनके जॉब के बारे में पूछे तो बोले हमें कुछ पता नहीं है, हमें पानी मिलेगा, हमें जॉब मिलेगा। कौन देगा जॉब? बोले ये तेलंगाना आएगा तब मिलेगा। तो आप ये कह रही हैं कि दरअसल ये स्वाभिमान और एक तरह से कहें सेंटिमेंट का ही मामला था। आप कुछ पूछना चाहते हैं? माइक। I would like to ask a question to Rapolu Ananda Bhaskar sir. Sir, you said like there is a lot of development in country as well as in Hyderabad. Let me ask you one question. This metro rail project was sanctioned in the NDA government in 2003, and since then it has been near about 11 years, right? 11 years, like it has not been completed, and moreover that what do you call this MMTS and all the railway stations were modified by NDA government, in the presence of NDA government, by sanctioning 800 crores to the railway department. And what kind of development has been done by your UPA government? See, simply what I'm asking is, like as an ordinary person, as a Hyderabadi, what kind of development was done to an ordinary person? अमृता जी, ये सही क्वेश्चन है। मैं एक ही शब्द में मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, कितना विधान क्रम में और कितना निधि उसको सामने रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उससे रिज़ल्ट आता है। वो रिज़ल्ट के असर से ही कभी कभी हम प्रणाली का प्लानिंग कमीशन का एफर्ट दीजिए, और इसके साथ ही साथ हमारा 2004 से लेकर के हम जो मुद्दे विकास और प्रगति के लिए जो हम सामने रखते आया, और पूरा भारतवर्ष में कितना नगरों में अभी मेट्रो रेल का फैसिलिटी आ गया, और कितना ज़ोर से कितना स्पीड से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और इंटरनल रोड्स प्रोजेक्ट्स और जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन रिन्यूअल मिशन, और उसके साथ ही साथ मेट्रो रेल हैदराबाद में जो पहुंचने का वक्त तो बहुत देरी कर दिया। वो तो इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट लेवल में जब 3 चीफ मिनिस्टर्स बदलाव होते हैं और 3 मिनिस्टर के बदलाव के साथ ही साथ, देखिए हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो ये इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती हूँ मैं कि आपने क्या किया,
और कितना आपको श्रेय मिलना चाहिए। मैं चर्चा इस बात पे करना चाहती हूँ कि भविष्य क्या है, इससे आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो तो जनता जान चुकी है जो आपने किया है। लेकिन तो सवाल एक इम्पॉर्टेंट ये था कि आपने जो किया उससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा। मैं किंशुक साहब ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ज़रूर ये जानना चाहती हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार बता रही है कि हमने बहुत ही बेहतरीन काम किया और उससे लोगों को बहुत कुछ मिला, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य किसका है, भविष्य में कौन आगे आने जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, ये जो जनता है जो बार बार सवाल कर रही है कि हमें क्या मिला। देखिए, आनंद भास्कर साहब ने इनका आंसर ठीक तरह से नहीं दिया। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, पर मैं उनको जवाब दे देता हूं। यहाँ पे मेट्रो रेल इसलिए नहीं बना कि बीच में सत्यम स्कैम आ गया था, वो प्रोजेक्ट सत्यम के रामलिंगो राजू को मिला था, इसलिए वो गिर गया था, इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। इसका कारण किसको भी ब्लेम दे सकते हैं आप। तो जो भविष्य की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 नए स्टेट आ रहे हैं, नए स्टेट में नया माहौल होगा, नया जोश होगा। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही रहेंगे, परंतु ये छोटे जब स्टेट होंगे तो लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ भला होगा। पर अगर आप सोचते हैं कि 2 दिन में यूटोपिया बन जाएगा, ऐसा नहीं बनने वाला। परंतु जो सिचुएशन पहले थी उससे बेहतर ज़रूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, आप बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि लोगों को ज़रूर कुछ मिले, मतलब कम से कम हम देख के ये सोचें कि हाँ, पहले हम केवल आंध्र प्रदेश सोच के आते थे, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग राज्यों में जाके इस तरह के शोज़ करें और लोगों से उनके अच्छे जीवन स्तर के बारे में बातचीत करें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो आपने कहा कि लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, ये केवल नेताओं की बात नहीं है, लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि छोटी छोटी बातों पे नेता, पॉलिटिशियंस या जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को भड़का के उनके सेंटिमेंट्स उभार देते हैं और काम कुछ नहीं होता है। जब वोट मांगने की बात आती है तो सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके सेंटिमेंट इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं वो भी अपना जाहिर करें। ब्रेक पर जाने से पहले आप बहुत आशान्वित थे कि बंटवारा होगा और दोनों ही राज्यों का विकास होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो समस्याएं पैदा होंगी बंटवारे से के बाद, जो तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी, चाहे वो बिजली को लेकर, चाहे पानी को लेकर, चाहे रोज़गार को लेकर या शिक्षा को लेकर, उन तमाम समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग दलों ने अपनी क्या रणनीति बनाई है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। जी अमृता जी, ये तेलंगाना प्रत्येक राज्य बनते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के हम आसमान को ज़मीन के ऊपर ला रहे बोल के बोलने वाला नहीं। हम नियम से काम करने वाला है, एक प्रणाली से हम आगे बढ़ने वाला है। और अभी कृष्णा, गोदावरी और उसके साथ ही साथ उसका उपनदियों का जो इस्तेमाल करने का है, और जितना टैंक्स है पूरा तेलंगाना में, वो 36,000 टैंक्स को 20 ईयर्स का यूसेज की कैपेसिटी, एक्सपेंशन कैपेसिटी लेकर के उसका आयकट बढ़ाने के लिए, उसका आयकट को पूरा भरोसा देने के लिए जो प्रोविज़न है वो सब हम करने के लिए तय कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये विकास में जनता के मन में एक ही शंका है, हैदराबाद के तरफ एक आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हैदराबाद इज़ द जियोग्राफिकल प्रॉपर्टी एंड द लेजिस्लेटिव पावर, जो शासक का पावर है, जो विकास का मुद्दा उठाया। दरअसल विकास की नीति ही असली नीति होगी जिस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन मुख्य सवाल ये है, मैं आपसे करना चाहती हूँ ये सवाल, विकास की नीति असली नीति होगी। आप लोग भी कह रहे हैं विकास होगा, ये भी कह रहे हैं विकास होगा, सभी, कोई भी नेता को ये एतराज़ नहीं है कि विकास नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि विकास किसका होगा, नेताओं का होगा, सत्ता के दलालों का होगा, या फिर आम आदमी का होगा? आम आदमी का विकास हुआ ना चाहिए। और अगर आम आदमी का विकास करना है तो उसके लिए आपके पास क्या कोई रोड मैप है जी? हमारे पास आम आदमी, ये तेलंगाना में 80% BC SC ST माइनॉरिटी लोग हैं, ज़्यादातर ये लोग हैं। ये लोगों को फ़ायदा होना है। तेलंगाना लेने का मतलब यही है, इनके फैमिली में अच्छा रोशनी आना चाहिए, इनका फैमिली में अच्छा होना चाहिए, इनका मन में अच्छा होना चाहिए। तब इसके वास्ते हम लोगों ने एक प्रणाली का बनाया है। हमारा आंदोलन क्या है? नीళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు, पानी, फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के इश्यू पे हमारा तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए।
यहाँ का फाइनेंस यही खर्च होना चाहिए, यहाँ का खेतों में पानी होना चाहिए। हमारा नीति इसी से आंदोलन शुरू हुआ। अब हम लोग ये तेलंगाना आने के बाद हम लोगों ने एक फैसला किया है, एक पूरा प्रोजेक्ट कृष्णा और गोदावरी का जो पानी है वो पानी हमारा जो बंटवारा है तेलंगाना के हिस्सा तेलंगाना को इस्तेमाल किया जाएगा, तेलंगाना लोगों को फायदा, किसानों को फायदा किया जाएगा। और आप जो दावे कर रहे हैं उस पर जनता कितना भरोसा करती है? मैडम, हम तेलंगाना वाले सोनिया गांधी जी को सलाम करते हैं तेलंगाना देने के वजह से, और हमारा केसीआर को भी सलाम करते हैं तेलंगाना लाने के वजह से। मैं यही सोचता हूँ कि एक ही बात मैडम, 60 ईयर से तेलंगाना के बारे में लड़ाई कर रहे हैं हम। बीजेपी है, कांग्रेस है, 50 साल से क्या करा, क्यों नहीं दिया? आज बोल रहे कि हम दिया है, हमने सपोर्ट किया बोल के बोल रहे हैं। इतने साल से क्या किया? और एक बात मैडम, हम लोग सोचते हैं यही टीआरएस 50 साल पहले क्यों पैदा नहीं हुआ? हम लोगों को 50 साल के बाद मिला। ये खुशी जब भी मिलते तो हम ऐसा नहीं रहते थे, थोड़ा सूट बूट डाल के मिलते रहते थे। ఇంకొక క్వశ్చన్, 12% रिजर्वेशन स्थान अंटूरू 12% दे देगा बोल के बोल रहा है मुस्लिम को तो एससी को, कैसा देगा? सुप्रीम कोर्ट बोल के बोला नहीं दे रहा है, 50% एक्स्ट्रा नहीं होने का चाहिए, कैसा देता है उसको? किसका कट करेगा, किसका रिजर्वेशन कट करेगा? मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये डिस्कशन है, ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, अपनी भावनाओं पे काबू रखें। मैं आपसे इनका सवाल दोहराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दीजिए इसका। हमारा दोस्त बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। आपको सबको नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने का बिल्कुल टीआरएस कोशिश करेगा। इसमें सुनो तो सही, आज ऐसा बोलने से होता क्या? ये बात है, आज जो आंध्रा तेलंगाना डिवाइड हुआ है तो आंध्रा के एम्प्लॉयज आंध्रा में जाना चाहिए, तेलंगाना एम्प्लॉयज तेलंगाना में काम करना चाहिए। यहाँ के एम्प्लॉयज उधर जाने से 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन एक बात बताइए, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनकों के जरिए जनरेशन करना चाहते, और गोदावरी का पानी सिंगरेनी का कोल को लेके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के बाद उसमें 50,000 लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में नौकरी देना चाहते। आपके इरादे नेक हैं, आप करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि आप करेंगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर आपकी गवर्नमेंट को मान लीजिए केंद्र सरकार का सहयोग ना मिले तो क्या आप ये तमाम योजनाएं लागू कर पाएंगे? सरकार योजना नहीं भी हम करेंगे, सरकार से हमारा 15 MP रहेगा, हमारा बगैर सरकार बने नहीं गा दिल्ली के। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट देने जा रहे हैं? बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, रीजनल पार्टीज का पावर भी बहुत है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगली सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, इसका मतलब क्या आप अगली सरकार को केंद्र में सपोर्ट करने जा रहे हैं? तो जो हमारा इश्यू सपोर्ट करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे एनडीए हो। वो तो बीजेपी के साथ तो जाने के साथ, बीजेपी 200 पे रुक जा रहा, वो भी सरकार में नहीं आ रहा, ये तो 130 में है कांग्रेस। अमृता जी, जो जिनको जबान की नियति है ही नहीं, वो वादा दिए तो वादा पे कहाँ निर्भर करेगा? वो तो होने वाला चीज़ है ही नहीं। कल आपसे पूछेगा मैं लिख के दिया क्या बोल के, इसीलिए इंतज़ार में रहिए। और इसके साथ ही साथ तेलंगाना कोई भी आने दो और कोई भी राज बनाने दो, ये माहौल बनने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे, डेवलपमेंट आ रहे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारे वैकेंसीज, हज़ारों वैकेंसीज है। इसके साथ ही साथ वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने वाला है। ये सब चीजों के वजह से आप जो इंतजार में है वो सब मिलने के लिए मौका तो है, और कार्यप्रणाली कांग्रेस के साथ है। आनंद भास्कर साहब, मैं यहाँ की पब्लिक से ये जानना चाहती हूँ, आपके पास बीजेपी और टीडीपी के लिए कोई सवाल है किसी के पास? We want to ask Congress party only. We should demand. We are asking. I am ready to answer. Okay, sir. I am asking. That party is saying to Telangana people, Congress, those who are Andhra employees or here doing jobs in Andhra, in Telangana, they are saying there is no need of going to Andhra Pradesh. They can do work here only. How do you? Is it possible?
Is it possible? How do you give employment for Telangana people? मेरा भाई एक ही मान समझ लीजिए अमृता जी, एक बात मैं बताता हूँ, संविधान के अंतर्गत ही, संविधान के स्तर पर ही विधान जो है उसके अनुसार ही होने वाला है और किसी को भी दूसरा दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो बताने के लिए कर रहे हैं सिर्फ इमोशन बढ़ाने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए, उससे वो माहौल बना करके वो लोगों का वो फायदा उठाने के लिए करने का चीज़ है। वो आसमान को लाके जमीन पे रखो बोल के बोलने का चीज़ है, मानिए नहीं। We are very happy to conducting this Charcha Vedika in Usmania University. I want to ask one thing that earlier speaker he told that Chandrababu Naidu developed more than 10 years he ruled and he developed the Hyderabad. So we asking one question, before before Andhra people mixing with the Telangana, that is in 1956, before November 1st. So there was, Alvin was there, yes. Nizam Sugar Factory was there, IDPL was there, Ajam Jai Mills was there. What is your plans to revoke those industries? And what are the things you are going to develop the Telangana people for getting so many youth here? They want the employment. They want Lati bhi khaye. They lost the AGB bar ho gaya un logon ki. How they will get the jobs? Because one more thing in Hyderabad advantage is there are so many central government R&D institutions are available near IICT, CCMB. They are developing a lot of technology. That technology going to the other places. As times change, some industries will disappear, new industries. In 21st century, all of you are aware, Hyderabad now, as you said, there are a number of central institutions, including R&D. But the government which has to come to heavily invest in R&D, for example, air related, for example, helicopters, airspace, there are a number of emerging areas. What are the emerging areas? We should be in a position to identify those areas, and we should be in a position to, TDP is very clear that we will be in a position to give sound education, skills and opportunities for the youth to come up in life, successfully in life. That is what we are interested. With our experience, we can do it. There are plans, we can do it. In 21st century, the employment is not only here. Once we give the skills, anywhere in the world you can go. All of you, how many of us are there working in the entire globe? Therefore, that capacity, that vision, that leadership, that ability, that determination, imagination and devotion is with the TDP, and our leader will definitely do it and show it. We have the track record. एक नौजवान बहुत देर से इंतजार में है। जी, मेरा सवाल सभी पार्टी से है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी है, अगर आगे चल के वही इंस्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी तो सभी पार्टी क्या करेंगे? टीडीपी का तो हर बार का यही है कि वो वॉकआउट कर जाती है या कुछ ना कुछ कह जाती है, कभी भी छुपा छुपी गेम खेलती है ये टीडीपी तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, सब यही कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ये किया है कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया है आंध्र प्रदेश में। हम लोग जैसे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये राइट टू एजुकेशन बिल जो कांग्रेस रेजिम में पास हुई है ना, उसकी वजह से फी रियम्बर्समेंट के थ्रू हर कोई पढ़ रहा है यहाँ। और राइट टू फूड जो कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया है, जो 1 रुपया किलो चावल या 2 रुपये किलो चावल। पढ़ रहे हैं या अपना सवाल पूछ रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पे हर कोई कहने वाला है। आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपसे और आपसे दोनों लोगों से ये जानना चाहती हूँ। उसने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि अगर जो है बहुमत की सरकार नहीं आई, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई, तो स्टेबल गवर्नमेंट को देने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के समझौते किए जा सकते हैं? हमको वोट देने के लिए पूछता है स्टेबल गवर्नमेंट के लिए। वी आस्क द वोट्स फॉर स्टेबल गवर्नमेंट एंड वी आस्क द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड इवन यूथ, you provide a good government either in the state or in the central government also. And one more question, I wanted to answer one question, one information from which Lakshmarana revealed. Sir, even young people of this Hyderabad city and even Telangana people should understand, there are 20 or 30 private public sector industries are there, very big industries, but they are recruiting from other parts of this country, other parts of this state. And 80% of the Reddy Laboratory employees not from Telangana, and they are giving pollution to Telangana. This is our concept, that no industry, no investment
we are not going to give any subsidy to industry, who is not going to give the employment, 80% employment to the Telangana people. This is our promise to the Telangana youth. This is our vada. This what I am telling you. All public sector industries, they are providing employment to all the Telangana and Andhra, even other than लास्ट टाइम इलेक्शन में 3%, 3.8% के करीब आप लोग को पूरा वोट मिला था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के इस वादे से कुछ हद तक जनता जरूर प्रभावित होगी। एक बात बताता हूँ, this I am telling you, even when our government formed the Uttarakhand state, I am telling you, we have given subsidy to the industry. The industries which are giving 80% employment to the local Uttarakhand people only. है कि आज and even in Telangana, we promise. लोग ये कहते हैं कि वो जो सपनों का राज्य बनाना चाहते हैं नहीं बना। 80% should be given to Hyderabad only. अगर ये राज्य का बंटवारा होता है, अगर जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, क्या ये सपनों का राज्य बन सकता है? क्योंकि उत्तराखंड और झारखंड के लोग आज ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके सपने पूरे नहीं हो पाए अलग राज्य बनने की वजह से और बात से। ये बात तो हम 5 साल बाद बोल सकते हैं। इस टाइम तो हमको पॉजिटिव ही होना, और क्योंकि केसीआर बोल रहे हैं वो शंघाई बना देंगे हैदराबाद का, और इनके पार्टी के बोल रहे हैं सिंगापुर बना देंगे। तो अभी हम ये मान के चलते हैं, हम पहले से ही क्यों नेगेटिव हो? नहीं, हम चाहते हैं कि शंघाई और सिंगापुर जरूर बने, लेकिन जो इसको चलाने वाले सत्ता के नेता हैं वो जनता के बीच में रहें, इन नौजवानों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सके, तभी शायद वो आने वाले दिनों में इस इलाके में, इन दोनों राज्यों में राज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।